दोस्तों मान लीजिए कि एक कपड़ों की दुकान है जो कि बिल्कुल भी नहीं चलती और उस एरिया के लोग दुकान पर बिल्कुल भी नहीं आते और इससे उस दुकान का मालिक कुछ भी नहीं कमा पा रहा और इसलिए उस दुकान को बेचना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी दुकान को खरीदना नहीं चाहता। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस दुकान को खरीदोगे? क्योंकि ये तो एक फ्लॉप दुकान है जो कि अब चलती भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको इस दुकान का प्राइस तो पता ही नहीं है। तो दोस्तों इस दुकान के अंदर 10 लाख के लेटेस्ट डिजाइन वाले कपड़े मौजूद है और इसके साथ आपको दुकान का फर्नीचर भी मिल रहा है। मतलब यानी कि 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान आपको इस दुकान को खरीदने पर मिलेगा और दुकान का मालिक जल्दी दुकान बेचने के लिए सिर्फ 7 लाख रुपए ही मांग रहा है। तो अब फिर से मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि क्या आप इस दुकान का सामान खरीदोगे? अगर आप समझदार होगे तो आपका जवाब होगा हाँ, हम इसका सामान खरीद लेंगे, क्योंकि 7 लाख रुपए देके हमें 10 लाख से ज्यादा का सामान मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इस दुकान को खरीदते हो तो आपने वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम के एक तरीके को मास्टर कर लिया है, जिसको बेंजामिन ग्राहम नेट मेथड बोलते हैं और वही वॉरेन बफेट इसको सिगार बट मेथड बोलते हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि दुकानदार बेवकूफ थोड़ी है जो ऐसी डील करेगा, 10 लाख का सामान 7 लाख में दे देगा। तो उन सभी की बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक है यानी कि नॉर्मल पब्लिक शेयर को बाय सेल कर सकती है, तो बहुत से केसेस में जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तब इन्वेस्टर उस कंपनी को बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से होता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस उस कंपनी के वैल्यू से काफी कम हो जाता है और यहाँ हमें वो मौका मिलता है जिससे हम कम पैसों से ज्यादा वैल्यू के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये स्ट्रेटेजी कई बार फेल भी हो चुकी है। जैसे एग्जांपल के लिए सत्यम कंप्यूटर्स के केस में एक टाइम ऐसा आ गया था कि कंपनी में पड़ा हुआ कैश ज्यादा था और पूरी कंपनी उससे भी सस्ते प्राइस पर मिल रही थी। अगर हम सत्यम कंप्यूटर्स में बेंजामिन ग्राहम की इस फिलॉसफी को यूज करके इन्वेस्ट कर देते तो हमारे पूरे पैसे डूब जाते, क्योंकि जो कैश सत्यम कंप्यूटर्स अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा था वो सब झूठा था। यानी कि जो कैश वो दिखा रहे थे वो कैश कंपनी के पास मौजूद ही नहीं था और इसलिए सत्यम कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ। एनीवेज दोस्तों, वॉरेन बफेट ने स्ट्रेटेजी को यूज करके कई सालों तक काफी सारे पैसे कमाए और ये फिलॉसफी बेंजामिन ग्राहम की थी, जो कहते हैं कि एक कॉमन आदमी ये नहीं बता सकता कि कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा, उसे बस कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पता है। यानी कंपनी में पुराने टाइम में क्या हुआ और अब क्या चल रहा है और बस यही लोगों को पता होता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक हमें कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट डाटा को यूज करके इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वॉरेन बफेट मिलते हैं चार्ली मंगर से, जिन्होंने कहा कि बेंजामिन ग्राहम का इन्वेस्ट करने का तरीका सही नहीं है और उन्होंने वॉरेन बफेट का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया और उन्होंने वॉरेन बफेट से कहा कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो ग्रो हो रही है, यानी कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भले ही वो हमें नॉर्मल प्राइस पर क्यों ना मिल रहा हो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी अपना प्रॉफिट हर साल इंक्रीज करती रहेगी और लॉन्ग टर्म में इन कंपनी के प्रॉफिट की तरह इनका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा और कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों में कई गई हुई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फायदा दे जाएगी। और वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर के कहने पर अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को चेंज किया और वॉरेन बफेट आज भी इस फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए वॉरेन बफेट ने लाइन बोली थी, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी कि एवरेज कंपनियों को सस्ते प्राइस पर खरीदने से बहुत ज्यादा बेटर है कि हम एक अच्छी कंपनी को ठीक ठाक प्राइस पर खरीद ले। और इन्हीं बातों को सुनकर वॉरेन बफेट ने कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और इन दोनों कंपनियों के वॉरेन बफेट के पास $19 बिलियन के स्टॉक्स मौजूद है। दोस्तों इसके बाद आते हैं पीटर लिंच, जिन्होंने अपनी 3 मोस्ट फेमस बिजनेस बुक लिखी है, जिसमें पहली है लर्न टू अर्न, सेकंड है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और थर्ड है बीटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों ही बुक बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत से लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़कर पीटर लिंच की फिलॉसफी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुंझुनवाला भी शामिल है। दोस्तों पीटर लिंच ने फेमस होने का मेन रीजन ये था कि उन्होंने परसेंटेज के टर्म में वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न कमाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने वॉरेन बफेट को बीट कर दिया था। पीटर लिंच की फिलॉसफी है कि जो कंपनियों के नंबर से उनका बस एक बार बेसिक देख लो कि कंपनी के पास कितना उधार है, क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या फिर नहीं है, ताकि बुरे समय में वो कंपनी फेल ना हो। और ये सब करने के बाद वो बोलते हैं कि ज्यादा टाइम कंपनी की स्टोरी में, यानी कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो कैसे करेगी, इस पर ध्यान दो। अगले 3 या 4 सालों तक कंपनी ज्यादा कस्टमर कैसे लाएगी, उनके कॉम्पिटिटर कौन है, इस चीज पर ज्यादा ध्यान दो। तो पीटर लिंच के इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट एकदम सिंपल है। ऐसी कंपनियां देखो जो नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, नई नई जगह अपनी कंपनी को एक्सपांड कर रही है, इससे कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में उसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आए एवरेज लोगों के हीरो जॉन सी बोगल, क्योंकि वॉरेन बफेट मानते हैं कि उन्होंने बाकी फंड मैनेजर के मुकाबले कॉमन पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन्होंने ऐसा कैसे किया। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले इंडेक्स फंड का कंसेप्ट दिया और उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली थी, डोंट लुक फॉर द नीडल
इन द हिस्टैक जस्ट बाय द हिस्टैक, यानी कि घास के बड़े ढेर में सुई ढूंढने से अच्छा है कि हम पूरा का पूरा घास का ढेर ही खरीद ले। इसका ये मतलब था कि एक एक करके कंपनी को ढूंढना जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपने देश के टॉप कंपनीज में अपना पैसा लगा दे। जैसे अमेरिका के केस में S&P 500 यानी कि उनकी 500 टॉप कंपनीज, और इंडिया के केस में निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है। और एक बार इसमें इन्वेस्ट करने के बाद उसे 20 से 30 साल के लिए भूल जाओ। इससे हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं। इस बात पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड डायरेक्टर गुस्सा हो गए कि हम आराम से ऐसी कंपनियां ढूंढ सकते हैं जो इंडेक्स फंड को बीट कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली वॉरेन बफेट ने प्रोटीजी पार्टनर के साथ 10 साल की शर्त लगाई। प्रोटीजी पार्टनर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है। उन्होंने कहा कि वो इंडेक्स फंड को आराम से हरा देंगे, लेकिन इंडेक्स फंड ने ज्यादा पैसे अर्न करके दिए म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, और इस शर्त से जीते हुए पैसों को वॉरेन बफेट ने डोनेट कर दिया। लेकिन ये फंड मैनेजर इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। ये बोल रहे थे कि हम दोबारा से बेट लगाना चाहते हैं। पिछली बार जब हम हार गए थे तब 2007 में केस कुछ और था, लेकिन अगर अब हम दोबारा से बेट करते तो पक्का हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा से बेट हुई तो क्या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड को बीट कर पाएगा? तो दोस्तों, एक्चुअल में हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी, एक ही उन्हें डूबती हुई कंपनी चाहिए, और वो भी बहुत ही सस्ते प्राइस पर। इतने सस्ते प्राइस पर कि अगर आज उस कंपनी पर ताला लगा दिया जाए और उस कंपनी को सारा सामान बेच दिया जाए तो भी उसकी कीमत ज्यादा होगी हमारे बाइंग प्राइस से। और इस फिलॉसफी को वॉरेन बफेट ने कई सालों तक यूज किया। और फिर चार्ली मंगर आए और उन्होंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। चार्ली मंगर के मुताबिक हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो फ्यूचर में ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा के देगी। जिसके बाद पीटर लिंच इन्वेस्टिंग में बहुत ही फेमस हुए, जिन्होंने परसेंटेज के टर्म में वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न अचीव करके दिखा दिए। और उन्होंने कहा कि कंपनी के बेसिक नंबर देख लो और नंबर में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि स्टोरी में ज्यादा टाइम दो कि कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगी, कंपनी के कस्टमर इंक्रीज हो रही है या नहीं, उनकी कॉम्पिटिटर्स कैसे है, और उन कंपनियों का क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करते रहना चाहिए कि हम ठीक है या नहीं। और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या फिर उन शेयर्स को होल्ड करना है या फिर उसे सेल करना है। उसके बाद जॉन सी वॉगल की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी देखी कि उनके अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान के लिए बेटर है कि वो इंडिविजुअली अपनी कंपनी को खुद ना ढूंढे, बल्कि एक अच्छे इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रख दे, जिससे कि उस इन्वेस्टर के पैसे उतनी जल्दी तेजी से ग्रो होंगे जितना कि उसके देश की जीडीपी ग्रो हो रही होगी, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से उसका प्राइस बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी फिलॉसफी अच्छी लगी या फिर कौन सी फिलॉसफी आप यूज करते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।